हेलो दोस्तों, मैं संजीव बालियान स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब के चैनल बालियान क्लासेस में। हम हिस्ट्री में पढ़ रहे थे गुलाम वंश, और गुलाम वंश में हमने 8 शासकों के बारे में पढ़ लिया था। जो 8वां शासक था उसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। वो शमसी वंश का छठा शासक और गुलाम वंश का 8वां शासक था, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। जो नासिरुद्दीन महमूद था वो नाम मात्र का शासक था या नाम मात्र का सुल्तान था। वास्तविक सत्ता उस समय ये जो है बलबन के हाथों में थी। तो 1265 ईस्वी या 66 ईस्वी में जब नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है तो 1265-66 ईस्वी में बलबन जो है दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है। तो आज हम बलबन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। बलबन के इतिहास का विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो गुलाम वंश का जो 9वां शासक था बलबन, वो आप लोगों के सामने है। आओ इसे एक बार देख लेते हैं। तो ये जो बलबन है, बलबन गयासुद्दीन के नाम से गद्दी पर बैठता है, यानी कि गयासुद्दीन बलबन के नाम से ये गद्दी पर 1265-1266 ईस्वी में बैठता है। कुछ किताबों में 1265 लिखा हुआ है, कुछ में 1266 मिलता है। तो 1265-66 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठता है और 1286-87 तक ये शासन करता है। इसी में ये जो गयासुद्दीन बलबन है ये द्वितीय इल्बारी वंश की स्थापना करता है। द्वितीय इल्बारी वंश का है। प्रथम इल्बारी वंश की स्थापना करता है इल्तुतमिश। द्वितीय इल्बारी वंश की स्थापना बलबन करता है। इन बातों को ध्यान में रखना। ये भी इल्बारी वंश का है, इल्तुतमिश भी इल्बारी वंश का था, लेकिन इल्तुतमिश प्रथम इल्बारी वंश का था और बलबन द्वितीय इल्बारी वंश का है। इसके बाद ये जो है बलबन, इसका जो वास्तविक नाम है वो नाम है बहाउद्दीन। वास्तविक नाम मतलब ओरिजिनल नाम, आप लोगों के भी नाम होंगे। ओरिजिनल का मतलब ये होता है कि जो आपके सर्टिफिकेट में नाम है वही क्या है, ओरिजिनल है। तो इसका भी ओरिजिनल एक नाम था जिसका जो था क्या था, बहाउद्दीन। तो बहाउद्दीन इसका वास्तविक नाम था। ये जो बलबन का इतिहास है, हमको इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है एक बार इसकी चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि गुलाम वंश में दो ही शासक ऐसे हुए जिनके बारे में हमें विस्तृत पढ़ना होता है। एक इल्तुतमिश, दूसरा बलबन। ऐसे ही आगे चल के आपको खिलजी वंश में भी मुख्य रूप से जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ने को मिला, लेकिन उनमें भी मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ना है। अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास खिलजी वंश में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्यों न हम ये देखा जाए कि उसके एक एक पहलू को देखें कि कब उसका जन्म हुआ था, कब उसका राज्यारोहण हुआ था, उसके सामने क्या क्या कठिनाई है, उसके सामने या उसने किन किन राजाओं के सामने विद्रोह किया, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। तो इन सभी पॉइंटों का हम अध्ययन करेंगे, खासकर उन शासकों के बारे में ये जो महत्वपूर्ण हुए हैं। तो ऐसे ही बलबन के बारे में भी हम देख लेते हैं हमको क्या क्या पढ़ना है। तो बलबन के बारे में हमको इसकी उपाधि के बारे में पढ़ना है। इसको किन किन उपाधि से जाना गया है, क्या क्या इसको टाइटल दिए गए हैं। दूसरा, हमको इसको प्रारंभिक जीवन के बारे में पढ़ना है कि आखिर इसका प्रारंभिक जीवन कैसा था। इसी में हमें आगे पढ़ना है बलबन की समस्याएं, कि बलबन की क्या क्या समस्याएं थी। बलबन की 2 तरह की समस्याएं थी, आंतरिक और बाह्य। इन दोनों समस्याओं के बारे में हमको पढ़ना है कि बाह्य समस्याएं क्या थी और आंतरिक समस्या क्या थी। बलबन के कार्य के बारे में पढ़ेंगे कि बलबन ने अपने समय में क्या क्या कार्य किए। इसी में हम आगे बढ़ेंगे, जब ये कार्य किए तो इसको विद्रोह का भी सामना करना पड़ा। वे क्या क्या विद्रोह थे। इसके बाद इसका महत्वपूर्ण बिंदु आता है प्रशासनिक सुधार। तो इसने प्रशासन को किस ढंग से चलाया, उसमें क्या क्या सुधार इसने अपनाए, उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और बलबन के इतिहास को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं इसकी उपाधि से।
ये जो बलबन है, बलबन की जो उपाधि थी वो थी उलूग खां की। ये जो उलूग खां की उपाधि थी, इसको नासिरुद्दीन महमूद ने दी थी सुल्तान ने। इसको ये तब दी थी जब इसने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से कर दिया था, तब इसको उपाधि दी गई थी उलूग खां की। इसको जिल्ले इलाही कहा गया। इसको क्या कहा गया? जिल्ले इलाही। इलाही मतलब अल्लाह, जिल्ले मतलब परछाई, अल्लाह की परछाई। ये कहता था कि मैं तो अल्लाह की परछाई हूँ, मुझे अल्लाह ने यहाँ पर भेजा है शासन करने के लिए। ये इसकी एक और उपाधि थी नियाबत खुदाई। देखो इन दोनों उपाधि को ध्यान से पढ़ना, जिल्ले इलाही और नियाबत खुदाई। जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर की परछाई, और नियाबत खुदाई का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि। यानी कि ईश्वर के स्थान पर जो शासक होता है उसी को क्या बोलते हैं? प्रतिनिधि, जो ईश्वर का स्थान लेता है। इसी को ग्यासुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है। ग्यासुद्दीन की उपाधि से ही एक गद्दे पर बैठा था। एक और इसको जो है अफरासियाब का वंशज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अफरासियाब का वंशज कहा जाता है। जो बलबन है इसको क्या कहा जाता है कि ये अफरासियाब का वंशज है। ये खुद कहता है बलबन, इसको कोई और नहीं कहता, बलबन ये खुद कहता है कि मैं अफरासियाब का वंशज हूँ। अब अफरासियाब है क्या, कहाँ इसका वर्णन मिलता है, वो मैं आगे बताऊंगा। अब इसके एक बार प्रारंभिक जीवन को देख लेते हैं कि जो बलबन है, बलबन का प्रारंभिक जीवन कैसा था। तो जैसा इल्तुतमिश का प्रारंभिक जीवन था, कुछ ऐसा ही इसका भी प्रारंभिक जीवन था। मैं आपको बता दूं कि ये जो बलबन है और ये जो इल्तुतमिश है और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, गुलाम वंश में तीन ही ऐसे शासक हुए, तीन ही ऐसे सुल्तान हुए हैं जो क्या थे? गुलाम थे। बस 11 शासकों में से 3 सुल्तान ही ऐसे हुए हैं जो गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। बलबन भी गुलाम था। ये गुलाम किसका था? ये गुलाम इल्तुतमिश का था। कैसे ये गुलाम बना इल्तुतमिश का, वो मैं आपको बता दूं कि ये जो बलबन है, इसके पिता इल्बारी कबीले के या इल्बारी जाति के शासक थे। तो कहते हैं कि जब ये बड़ा होता है थोड़ा बहुत, तो जो मंगोल आक्रमणकारी होते हैं वे इसको बंदी बना लेते हैं, किसी कारणवश जो है बंदी बना लेते हैं, और बंदी बना करके इसको बगदाद की जो दास व्यापार करने वाली पीठ होती है वहां पर इसको बेच देते हैं। जहाँ दासों का व्यापार होता है वहां पर इसको क्या कर देते हैं? बेच देते हैं। और जो इसको खरीदता है उसका नाम है जमालुद्दीन बसरी। जमालुद्दीन बसरी के हाथों बलबन को बेच दिया जाता है। और ये जो बसरी है ये बलबन को लेकर के आता है दिल्ली। दिल्ली में भी एक दास व्यापार की मंडी या पीठ लगी होती है जहाँ दासों का व्यापार होता है। तो वहां पर क्या करता है ये, वहां पर आकर के बसरी इसको इल्तुतमिश के हाथों बेच देता है। तो इल्तुतमिश इसको खरीद लेता है, और जब इल्तुतमिश इसको खरीद लेता है तो अपने 40 दल में इसको नियुक्त करता है। लेकिन जब ये 40 दल में बलबन को नियुक्त करता है तो इसको कोई बड़ा पद नहीं मिलता, इसको बहुत ही छोटा पद मिलता है। सबसे छोटा पद इसको दिया जाता है 40 दल में। फिर धीरे धीरे ये अपनी योग्यता से बढ़ता है और जो है बड़ा पद हासिल करता है। इल्तुतमिश के समय ही इसको एक पद दिया जाता है इसकी योग्यता को देखकर, खासदार का। खासदार का मतलब होता है सुल्तान का सेवक, सुल्तान का खास। तो ये सुल्तान का खास था, सुल्तान की सेवा करता था, इसको ये पद दिया गया। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है बलबन के पद के ऊपर ही एक क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन ये बनता है कि जो बलबन था उसको इल्तुतमिश के समय किस पद पर रखा गया था। तो इल्तुतमिश के समय बलबन को किस पद पर रखा गया था? खासदार के पद पर।
इसी में क्वेश्चन बन सकता है कि इल्तुतमिश को रजिया के समय किस पद पर रखा गया था। इसी में क्वेश्चन बन सकता है कि जो बलबन है, बलबन को बैराम शाह या फिर आपका ये अलाउद्दीन मसूद शाह या फिर आपका नासरुद्दीन महमूद शाह, इनमें से किस सुल्तान के समय में बलबन को किस पद पर रखा गया है, पूछ सकता है। तो एक बार हम बलबन के पद को देख लेते हैं कि बलबन को किस पद पर रखा गया है, किस किस सुल्तान के समय। तो जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश के समय इसको खासदार के पद पर रखा गया है। इसके बाद रजिया आती है। रजिया के समय में इसको अमीर ए शिकार के पद पर रखा गया। अमीर शिकार का मतलब होता है सेनापति। जैसे शिकार करने वाले का संगठन होता है, तो उसमें जो बड़ा आदमी होता है, बड़ा अधिकारी होता है, उसको अमीर शिकार कहा जाता है। जब रजिया सुल्तान जो है जब शिकार के लिए जाती थी, तो इसके शिकार का जो प्रबंध करता था वो कौन करता था? बलबन करता था। तो अमीर शिकार कहा गया। ये है। इसी जो अगला शासक आता है बहराम शाह। रजिया सुल्तान के बाद कौन शासक बनता है? बहराम शाह बनता है। बहराम शाह के समय ये जो है अमीर आखूर के पद पर होता है। बलबन किसके पद पर होता है? अमीर आखूर, असुसाला का जो है सरदार होता है। इसी के समय इसको एक और पद दिया जाता है जो रेवाड़ी है। हरियाणा में एक जिला पड़ता है रेवाड़ी। रेवाड़ी का जागीरदार इसको बनाया जाता है। रेवाड़ी की जागीर इसको प्रदान की जाती है। जागीर मतलब भूमि। तो रेवाड़ी की जागीर इसके समय में इसको ही प्रदान की जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रेवाड़ी की जागीर बलबन को किसके समय में प्रदान की गई थी? तो बहराम शाह के समय में। इनको बहुत बारीकी से समझना है, वरना ये आसानी से याद नहीं रहते। तो ध्यान से समझिए, पढ़िए, तब जाके ये याद हो गए। इसके बाद आता है मसूद शाह। बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह शासक बनता है। जो अलाउद्दीन मसूद शाह होता है, इसके समय में ये बलबन अमीर हाजिब के पद पर होता है। किसके पद पर होता है? अमीर हाजिब के पद पर होता है। और इसी समय ये हांसी का भी सूबेदार होता है। हांसी भी हरियाणा में ही पड़ता है। तो याद रखना, रेवाड़ी का जो सूबेदार या रेवाड़ी की जागीर किसके समय प्राप्त हुई थी इसको? बहराम शाह के। और हांसी की जागीर या हांसी का सूबेदार कब बना था? ये अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में। तो इन बातों को बारीकी से समझना है, ध्यान से समझना है। इसके बाद आता है नासरुद्दीन महमूद। ये जो नासरुद्दीन महमूद है, इसके समय में इसको सबसे बड़ा पद दिया जाता है और वो पद होता है नायाब मामलियात का, यानी कि नायब का पद इसको दिया जाता है। तो इस समय इसको किसका पद दिया जाता है? नायाब मामलियात का। इसी के देखो, आप देख रहे होंगे कि पहले सबसे छोटे पद पर था बलबन, फिर उससे बड़े पद पर हुआ, फिर उससे बड़े पद पर हुआ। नासरुद्दीन महमूद के समय में ये नायब के पद पर हुआ और उसके बाद क्या बना? सुल्तान बना। तो इसके लिए एक कहावत प्रचलित हो गई थी। इसकी ये योग्यता या पदों को देखकर ही क्या हो गया था? एक कहावत प्रचलित हो गई थी। वो कहावत क्या थी? वो कहावत ये थी कि एक मालिक होते हुए भी वह खान हो गया। वह क्या हो गया? खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया। एक मलिक के होते हुए भी वह खान हो गया और फिर क्या बन गया? सुल्तान बन गया। पहले मलिक होते थे, अमीर होते थे। भाई जो 40 का जो दल होता है उसमें कौन थे? मलिक और अमीर ही तो थे। तो एक मलिक होते हुए वह खान हो गया और फिर क्या बन गया? सुल्तान बन गया। ये कहावत किसके बारे में कही गई है? आपसे क्वेश्चन यही तो पूछ सकता है कि ये कहावत किसके बारे में प्रचलित है? तो ये बलबन के बारे में प्रचलित है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, तो ये बलबन का क्या था? प्रारंभिक जीवन था। इसके बाद हम देखते हैं बलबन की समस्याओं को। तो जो बलबन था, जिस समय ये राजा बना, तो उस समय जो सल्तनत थी उसकी परिस्थिति निराशाजनक थी।
तो ऐसी स्थिति में ये राजा बना है। तो इस समय बाहरी व आंतरिक दोनों समस्याएं इसके सामने आती है। बाहरी समस्याएं जैसे मंगोलों की समस्याएं आती है, आंतरिक समस्याएं जैसे अपने ही देशों की, अपने जो आसपास के शासक होते हैं उनकी समस्याएं इनके सामने आती है। तो इन समस्याओं से निपटने के लिए या इन समस्याओं से निपटने के लिए ये क्या क्या अपनाता है, एक बार उसको देख लेते हैं। तो ये जो है बलबन, पहले जब ये इसके सामने समस्या आती है तो ये क्या करता है, सबसे पहले ये करता है सुल्तान की शक्ति व प्रतिष्ठा को स्थापित करता है। क्योंकि इसको पता है कि इस समय जो है सुल्तान की शक्ति जो है वो कमजोर है। इल्तुतमिश के समय देख रहे होंगे कि जो सुल्तान है उनकी शक्ति कैसी थी, कमजोर ही थी, प्रतिष्ठा नहीं थी। तो उस शक्ति को लाने के लिए, प्रतिष्ठा को लाने के लिए ये क्या करता है, ये प्राप्त करता है प्रतिष्ठा को। और जो जनता होती है, जो अमीर या तुर्क लोग होते हैं, उनमें भय उत्पन्न करता है। उनमें क्या करता है, भय उत्पन्न करता है। ये जो सुल्तान की शक्ति व प्रतिष्ठा है, इसी को बलबन का राजत्व सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बलबन का राजत्व सिद्धांत। यानी कि राजा जो है राज्य को किस तरह से चलाता है, उसी को राजत्व का सिद्धांत कहते हैं। किन सिद्धांतों पर, किन नियमों के द्वारा ये राज्य को चलाता है, उसी को राजत्व सिद्धांत बोला जाता है। और राजस्व सिद्धांत को अपनाने वाला ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है। क्या है राजस्व सिद्धांत, क्यों इसने अपनाया, किन किन बातों को इसने रखा है उसके अंदर, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब देख लेते हैं इसकी जो दूसरी समस्या थी वो क्या थी। दूसरी समस्या, तात्कालीन जो समस्या थी वो क्या थी, कानून और व्यवस्था की स्थापना। उस समय जो कानून था, जो कानून की जो व्यवस्था थी वो भी क्या थी, बिगड़ी हुई थी। तो इसने कानून व्यवस्था को संभाला, सुधारा, उसमें परिवर्तन किया। ठीक है, और क्या क्या उसमें परिवर्तन किए ये भी हम इसमें आगे देखेंगे। अभी मैं आपको मेन पॉइंट बता रहा हूँ कि ये क्या क्या समस्याएं थी, इनके बारे में विस्तार से वर्णन आगे करेंगे। तीसरी जो समस्या थी वो आर्थिक समस्या थी। शासन में इस समय जो आर्थिक स्थिति थी वो कैसी थी, दयनीय थी, निराशाजनक थी। इस स्थिति को, आर्थिक स्थिति को दूर करने के लिए बलबन ने क्या क्या उपाय किए, कौन सा विभाग इसने खोला, वो हम आगे देखेंगे। इसमें जो चौथा जो समस्याएं थी वो क्या थी, चौथी समस्याएं जो थी विरोधी और उपद्रवियों का दमन इसने किया था। जो इसके विरोधी थे और उपद्रवी थे उनका दमन इसने किया था। ये चौथी समस्या इसके सामने थी। और इन उपद्रवियों विरोधियों में कौन आते थे, इनमें मेवाती आते थे, मेवात के आते थे जो हरियाणा में है। इसमें कटिहार आते थे, बुंदेलखंड के कटिहार आते थे। दोआब के हिंदू आते हैं, गंगा जमुना का जो बीच का स्थान है वो दोआब है, तो दोआब के हिंदू आते थे, मंगोल भी आते थे। इन विद्रोहियों से निपटने के लिए ही इसने एक नीति अपनाई थी जिसको कहते हैं लौह एवं रक्त की नीति। लौह एवं रक्त की नीति। अब ये लौह एवं रक्त की नीति है क्या, वो मैं आगे बताऊंगा। वो नीति इसने इन्हीं के लिए अपनाई थी जो इसके विरोधी थे। जो पांचवी समस्याएं थी, जो पांचवी और महत्वपूर्ण समस्याएं थी वो थी तुर्काने चहलगानी, यानी कि 40 दल जो था इसके सामने बहुत बड़ी समस्या थी। क्योंकि जब ये शुरुआत में इल्तुतमिश के समय में छोटे पद पर होता है तो तब से ही ये राजकाज के बारे में देखता रहता है, राजा की स्थिति को देखता है, सभी राजनीतिक कार्यों को ये उस समय देख चुका होता है और ये जानता था कि किस राजा ने या किस सुल्तान ने क्या गलती की है, किस वजह से वे अयोग्य साबित हुए। बलबन नहीं चाहता था कि ये वह गलती फिर से दोहराए।
ठीक है। तो बलबन जानता था कि इस समय देख रहा था बलबन कि ये जो चालीसा है ये किसी को भी राजा बना सकते हैं और उसको जब चाहे उतार सकते हैं। तो इनकी जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इन्हीं शक्ति को ख़त्म करने का इसने निश्चय किया था और ख़त्म किया भी था। तो चालीसा का दमन किसने किया था? बलबन ने ही किया था। जो छठा कारण है वो है अवध विद्रोहियों का दमन और बंगाल का तुगरिल खां। जो ये बंगाल का तुगरिल खां है इस समय इसका बहुत ही बड़ा विरोधी था और इसको ये इसी समय में अपने ही समय में क्या करता है, समाप्त भी कर देता है तुगरिल खां को। तो इसी में हम सबसे पहले देखते हैं जो इसका प्रथम कार्य था, पहला जो कार्य था क्या था या पहली समस्या क्या थी। तो सुल्तान की प्रतिष्ठा स्थापित करना इसका पहला कार्य था, यानी कि ये सुल्तान की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाना चाहता था। और इसके लिए इसने कुछ सिद्धांत कुछ नियमों को बनाया। इन्हीं को राजत्व का सिद्धांत कहा गया। इन्हीं को बलबन का क्या कहा गया, राजत्व का सिद्धांत कहा गया। किंगशिप थ्योरी ऑफ बलबन इसी को कहा गया। तो ये प्रथम मुसलमान था जिसने राजत्व का सिद्धांत को अपनाया था या राजत्व के सिद्धांत को प्रकट किया था हमारे सामने या जो है दिल्ली की जनता के सामने रखा था। ऐसा करने वाला ये पहला वो था सुल्तान। और जो राजत्व का सिद्धांत है ये फारसी या ईरानी परंपरा पर आधारित था, यानी कि फारस या ईरान से लिया हुआ सिद्धांत था। याद रखना, आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो सिद्धांत है ये कहाँ से लिया गया था, ये फारस या ईरान से लिया गया था। इसी में ये क्या करता है, इसी का सार फारसी राजत्व से लिया गया था, यानी कि जो राजत्व सिद्धांत है इसका सार कहाँ से लिया गया था, फारसी राजत्व से लिया गया था। गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन, ये पहला मुस्लिम है, ये पहला मुस्लिम या पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है जो गैर मुस्लिम परंपराओं को चलाता है या प्रथाओं को चलाता है। गैर मुस्लिम का मतलब ये हुआ कि उनको मुसलमान नहीं चलाते थे, कोई और चलाता था, दूसरे गैर मुस्लिम चलाते थे। तो उन प्रथाओं को इसने चलाया, प्रारंभ किया। और भी प्रथाएं क्या थी जो इसने प्रारंभ की है, इसने सिजदा को चलाया। किसको चलाया? सिजदा को चलाया। देखो ये अपनी जो है शक्ति को बढ़ाना चाहता था, अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहता था। तो जो सामने वाला है उसको ये नीचा दिखाएगा, उसको अपने सामने झुकाएगा, तभी तो ये ऊंचा बनेगा। तो ऐसा करने के लिए इसने कुछ नियम निकाले, कुछ सिद्धांत निकाले। तो उनमें एक सिजदा भी है। सिजदा का मतलब होता है घुटने के बल बैठ करके सिर झुकाना, सिजदा करना। तो ऐसा वही कर सकता है जो सुल्तान को बड़ा मानता है और अपने आप को क्या मानता है, छोटा मानता है। और इसने कहा भी था कि कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना मेरे सामने सिजदा करेगा। इसी ने एक प्रथा और चलाई थी जिसका नाम है पायपोश। जो पायपोश प्रथा है, पायपोश का मतलब होता है जो सुल्तान है उसके पैरों को चूमना। जब वो पैरों को चूमेगा तो अपने आप को छोटा महसूस करेगा। और यही तो बलबन चाहता है कि कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो मेरे सामने वो पायपोश करेगा, सिजदा करेगा, तभी तो उसकी शक्ति बढ़ेगी। फिर क्या था, एक परंपरा और चलाई थी इसने, नौरोज चलाया था। एक त्योहार होता है नौरोज, और ये जो त्योहार होता है ये ईरानी परंपरा से ही प्रभावित है, यानी कि ईरानों का एक त्योहार है नौरोज। और नौरोज को चलाने वाला प्रथम शासक कौन था, या सुल्तान कौन था, बलबन था। ये बलबन कहता है कि जो राजा है
बलबन क्या कहता है? बलबन कहता है कि जो राजा या सुल्तान है वो नियामत खुदाई है, यानी कि खुदा का प्रतिनिधि है। खुदा का प्रतिनिधि होने के साथ साथ में उसने खुदा ने सुल्तान को भेजा है जो प्रजा है उनकी रक्षा के लिए। ये जो बलबन था ये पैगंबर के बाद दूसरा स्थान किसका मानता था? सुल्तान का मानता था। ये कहता था कि पैगंबर के बाद में जो स्थान आता है वो किसका आता है? सुल्तान का ही आता है। ये राजपद जो है, जो राजा है, राजा के राजपद के मूलभूत तत्व क्या क्या थे? राजा के जो राजा है उसके मूलभूत तत्व क्या क्या थे? राजकीय प्रतिष्ठा थी, सम्मान और वैभव था, मान मर्यादा थी, आचार और व्यवहार था। ये इसके मूलभूत तत्व थे एक राजा के। इसी में आगे ये क्या करता है, ये जो बलबन होता है, बलबन बहुत सख्ताई बरतता है दरबार में। ये जो सख्ताई बरतता है, ये इतनी सख्ताई बरतता है कि मतलब जो है अपने आप को दरबार में गंभीर साबित करता है, गंभीर दिखाता है, बहुत ही ज्यादा गंभीर दिखाता है। तो ये जो है कुछ प्रतिबंध लगा देता है दरबार में, जैसे शराब पीना, इसको प्रतिबंध लगा दिया, कोई शराब नहीं पी सकता था। छोटे अमीरों से मिलना, कोई छोटे अमीरों से नहीं मिल सकता था, छोटे अमीर मतलब छोटे लोगों से नहीं मिल सकता था। नृत्य एवं संगीत पर भी क्या लगा दी थी? इसने रोक लगा दी थी। दरबार में कोई नृत्य नहीं होगा, कोई संगीत नहीं होगा, कोई ये हंसता भी नहीं था। इसने हंसना और हंसाना क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। ना मैं हंसूंगा ना मैं हंसने दूंगा। विनोद प्रिय व्यक्ति के साथ बैठना इसने बंद कर दिया था। विनोद प्रिय मतलब जो हर खुश मिजाज व्यक्ति होते हैं उनके पास में बैठना इसने क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। तो ये कुछ प्रतिबंध इसने लगाए थे। इसी में क्या आगे क्या कहता है, ये कुलीन और अकुलीन में अंतर रखता था। कुलीन और अकुलीन में क्या करता था? ये अंतर रखता था, यानी कि जो श्रेष्ठ लोग होते हैं और जो नीचे लोग होते हैं उनमें अंतर रखता था। उनको दरबार में भी आने की आज्ञा नहीं थी जो अकुलीन थे। इसके दरबार में किसी को भी बोलने की आज्ञा नहीं थी, किसी को भी हस्तक्षेप करने की आज्ञा नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ वजीर को छोड़ करके। वजीर ही एक ऐसा व्यक्ति था जो इसके साथ वार्तालाप कर सकता था, अन्यथा कोई नहीं। इसके बाद बलबन ने क्या किया? बलबन ने अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए और जनता में भय पैदा करने के लिए क्या किया? बलबन ने भय जागृत करने वाले अंगरक्षकों को नियुक्त किया। जैसे ख्वारिज्म के और ससमानी के जो राजा शासक होते थे वो अपने पास अंगरक्षकों को रखते थे। जो अंगरक्षक होते थे उनके वे बड़े ही भयानक होते थे, बड़े ही डरावने होते थे। तो ऐसे ही अंगरक्षकों को रखा था बलबन ने, और इन अंगरक्षकों के हाथों में क्या होती थी? नंगी तलवारें होती थी। और जब ये बलबन गद्दी पर बैठता था ये इसके चारों तरफ इकट्ठे या खड़े हो जाते थे और बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कहकर पुकारते थे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कहकर इसके साथ चलते थे। तो इनको देखकर जनता डर जाती थी, जनता में भय उत्पन्न हो जाता था। और यही तो बलबन चाहता था कि जनता में भय उत्पन्न हो और वे मेरे सामने आके झुके और गर्दन न उठा सके। यही तो चाहता था बलबन। तो बलबन ने क्या किया? बलबन ने भय जागृत करने वाले अंगरक्षकों को नियुक्त किया। और इन अंगरक्षकों को मैं आपको एक बात और बता दूं, इनको उच्च वेतन दिया जाता था, सबसे ज्यादा वेतन इनको दिया जाता था। बलबन खलीफा की राजनीतिक सत्ता को मान्यता देता था। जो खलीफा होते थे उनको उनकी सत्ता को भी मान्यता देता था, उनको मानता था।
और इसने मान्यता देने के साथ साथ में ये कैसे पता लगे कि वो मान्यता देता था, क्योंकि इसने अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम खुदवाया हुआ था, कलमा पर भी जो है खलीफा का नाम लिखवाया हुआ था बलबन ने। तो ये जो है बलबन जो है खलीफा की राजनीतिक सत्ता को क्या देता था, मान्यता देता था। इसके बाद बलबन ने देखो एक भारतीय व्यापारी थे जिनका नाम था फरेबे बावनी। फरेबे बावनी ने बहुत कोशिश की बलबन से मिलने की, लाख प्रयत्न करने के बाद भी बलबन ने उससे मिलने से मना कर दिया। और क्या कहा बलबन ने, ये कहा कि जब मैं किसी तुच्छ परिवार के आदमी को देखता हूं ना, तो मेरे शरीर की नाड़ी या नस नस उत्तेजित हो जाती है। मेरा मन करता है कि मैं इन तुच्छ आदमियों को अपनी तलवार से क्या कर दूं, काट डालूं। और यही इसका राजत्व सिद्धांत था, क्योंकि जो ये है, ये जो बलबन है, बलबन बहुत ही निरंकुश था। कैसा था, निरंकुश था। ये कहता था कि जो शासन है या जो शासक है उसको निरंकुश होना चाहिए, उस पर किसी भी व्यक्ति का अंकुश नहीं होना चाहिए, चाहे वो मौलवी ही क्यों न हो। तो ये निरंकुश शासन में भी क्या करता था, विश्वास करता था। इसके बाद आता है, ये निरंकुश शासन में निरंकुश पे विश्वास करता था। तो इसका एक पुत्र था बुगरा खां। बुगरा खां को भी इसने यही बात कही थी। उसने बुगरा खां से कहा था कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। जो सुल्तान है उसका पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है, यानी कि वो निरंकुश होना चाहिए, उस पर किसी का भी अंकुश नहीं होना चाहिए, तभी तो उस राजा की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त इसके जो राजत्व की पूरी जानकारी है वो वसाया में मिलती है। किसमें मिलती है, वसाया में मिलती है। देखो वसाया जो है, ये जो वसाया पुस्तक है ये फिरदौसी ने लिखी थी। किसने लिखी थी, फिरदौसी ने। इसके जो वसाया है, वसाया में 2 भाग है। प्रथम भाग में राजा के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है, और जो दूसरा भाग है, दूसरे भाग में राजा के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है कि राजा जो है अपने राजत्व का जो सिद्धांत है उसका जो वर्णन करता है, वो किसमें मिलता है, वसाया के दूसरे भाग में। वसाया का मतलब होता है वसीयत। और ये जो वसाया है, ये जो वसाया है किसने लिखी थी, ये जो वसाया है, वसाया वो कौन लिखता है, फिरदौसी लिखता है। एक फिरदौसी की पुस्तक है शाहनामा। कौन सी पुस्तक है, शाहनामा। शाहनामा पुस्तक में ही ये वर्णन है कि बलबन अपने आप को अफरासियाब का वंशज बताता है। क्या बताता है, अफरासियाब का वंशज बताता है। क्या बताता है बलबन अपने आप को, अफरासियाब का वंशज बताता है। अब ये अफरासियाब क्या होता है, अफरासियाब एक शासक था, एक राजा था ईरान का एक क्या था, राजा था। वो बहुत ही निरंकुशवादी था, वो बहुत ही निरंकुश शासक था और बहुत ही निर्मम था। उससे जो प्रजा थी वो भय खाती थी, बहुत डरती थी। इसी वजह से ये अपने आप को क्या कहता है कि मैं अफरासियाब का वंशज हूँ। अब देख लो मैं तुम्हारा क्या हाल कर सकता हूँ। प्रजा को कहता है कि मैं अफरासियाब का वंशज हूँ, अब देख लो मैं तुम्हारा क्या हाल कर सकता हूँ। तो प्रजा इससे भय खाने लगती थी, डर जाती थी। और ये एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जो ये बलबन है अपने आप को अफरासियाब का वंशज बताता है, ऐसा वर्णन कहाँ मिलता है। तो इसका ये जो वर्णन है फिरदौसी की पुस्तक शाहनामा में मिलता है। किसमें मिलता है, शाहनामा में मिलता है। तो ये था इसका राजत्व का सिद्धांत। अब आगे हम पढ़ेंगे कानून और व्यवस्था की स्थापना, उसके बाद आर्थिक समस्याओं को देखेंगे, फिर इसके विरोधी और उपद्रवियों को भी हम देखेंगे। उनको
देखने से पहले हम सबसे पहले इसके बाद देखेंगे तुर्कानी चहलगानी। तुर्कानी चहलगानी का दमन यानी कि तुर्कानी चहलगानी को इसने कैसे खत्म किया है। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए। तो ये जो बलबन का राजत्व का सिद्धांत था, इसके आगे हम देखते हैं तुर्कान चहलगानी का दमन। तुर्कान ए चहलगानी यानी कि चालीसा दल का दमन ये कैसे करता है, क्यों करता है। देखो, जो बलबन है वो अपने समय में देख रहा होता है कि जो उत्तराधिकारी बनते हैं दिल्ली सल्तनत के, उसमें चहलगानी का बहुत बड़ा हाथ होता है, इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। उसने देखा है इस बात को कि ये जो चहलगानी है या चालीसा का वो है संगठन, इसने रुकनुद्दीन फिरोज को बैठाया था, बैराम शाह को बैठाया था और मसूद शाह को और नासिरुद्दीन महमूद शाह को इसने ही बैठाया था। तो ये इन उत्तराधिकार के बारे में देख चुका होता है, वह चालीसा की भूमिका देख चुका होता है। तो ये जो है चालीसा को क्या करता है, खत्म करता है। बलबन जो है चालीसा को क्या करता है, खत्म करता है, उसका दमन करता है। तो कैसे कैसे वो इसको खत्म करता है और किन शासकों को वो खत्म करता है, तो देख लेते हैं। ये इसको खत्म करने का एक उपाय करता है कि अगर किसी आदमी के द्वारा कोई छोटा अपराध हो गया हो तो उसको बहुत बड़ी सजा देता था। बहुत बड़ी क्या देता था, सजा देता था, जिससे राजा का जो भय है वो बना रहे और चालीसा दल क्या हो जाए, खत्म हो जाए। जैसे मलिक बकबक थे जो बदायूं के सूबेदार थे, कहते हैं कि ये एक दास को पीट करके उसकी हत्या कर देते हैं। एक दास को पीट करके क्या कर देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। तो ये बकबक को, जो बलबन है, बकबक को कोड़े सुनाने की सजा देता है। तो इसको कोड़े लगाए जाते हैं सरेआम। इसके बाद आता है अहमद खान। अहमद खान जो है ये अवध का नवाब था, ये अवध का इख्तियार था या सूबेदार था। ये भी एक दास की हत्या कर देता है और सरेआम बलबन इसको 500 कोड़े की सजा देता है और इसको चालीसा के पद से हटा देता है या निकाल देता है संगठन से। इसके बाद आता है अमीन खान। ये जो अमीन खान है ये बाद में, ये इसके अहमद खान के बाद में अवध का क्या बनता है, इख्तियार बनता है। तो जब बंगाल के समय में विद्रोह हो रहा होता है तुगलक खान के खिलाफ, तो ये उसमें विफल हो जाता है अमीन खान। और विफल होने के बाद जब ये वापस दिल्ली में लौटता है और इसको बलबन को बताता है कि मैं उसको तुगलक खान को जीत नहीं पाया या उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया, तो ये बहुत क्रोधित हो जाता है और इतना क्रोधित हो जाता है कि इसको हाथी के नीचे कुचलवा देता है अमीन खान को। और इसका जो शव है, इसका जो सिर है, उसको अवध के फाटक पर लटका देता है। तो यहाँ पर ये जो अमीन खान है, ये भी क्या हो गया, इसको मुक्तदंड इसने दे दिया। अब जो शेर खान है, शेर खान जो था चालीसा का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। चालीसा का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था और सबसे ही ताकतवर था, लेकिन बदकिस्मती से ये जो है बलबन से क्या करने लगा था, ईर्षा करने लगा था, नफरत करने लगा था, तो ये बलबन का दुश्मन हो गया था। तो कहते हैं 1272 ईस्वी में बलबन ने इसको विष दिलवा करके इसकी क्या करवा दी, हत्या करवा दी थी। तो जब इसकी हत्या हो जाती है शेर खां की, ये बलबन का जो चचेरा भाई है शेर खां, इसकी जब हत्या हो जाती है तो जो चालीसा का दल है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से बलबन ने चालीसा के दल को क्या किया था, समाप्त किया था। इसके बाद आता है मेवातियों का दमन। तो ये मेवात है, ये जो मेवात है ये हरियाणा में पड़ता है।
हरियाणा में एक जगह है मेवात, वहाँ पर कहते हैं कि उस समय बहुत ही जंगल थे, पेड़ पौधे थे, बहुत ही घना क्या था, जंगल था। और वहाँ के जो आदमी थे, जो लोग थे, ज़्यादातर लुटेरे प्रजाति के लुटेरे थे, डाकू थे। तो वे राहगीरों को लूटते थे। साथ साथ में जो दासी होती थी उनको भी क्या करते थे, वे लूटते थे। जो नहाने के लिए आती थी उनके कपड़े उठा लेते थे। तो इस तरह का ये व्यवहार करते थे। और इन्हीं को दंड देने के लिए बलबन ने इनके खिलाफ क्या किया था, विद्रोह किया था। एक और बात है, जो मेवाती थे ये दिल्ली सल्तनत की स्वाधीनता को स्वीकार नहीं करते थे, ये उसको मानते ही नहीं थे। जो दिल्ली का सुल्तान है उसको ये मानते नहीं थे, और ये ताकतवर होते जा रहे थे। तो इनकी ताकत को कुचलने के लिए, दबाने के लिए बलबन ने इनके खिलाफ क्या किया था, विद्रोह किया था। और इस विद्रोह के लिए इसने 3000 इसने क्या किया था, 3000 अफगानी सैनिकों की भर्ती की थी। जो अफगान के लोग थे वे सैनिकों के रूप में क्या किए थे, भर्ती किए थे। और जगह जगह पर चौकियां बनाई हुई थी जहाँ पर अच्छे अफगानी सैनिक नियुक्त किए गए थे। यहाँ पर अच्छे अफगानी सैनिक क्या किए थे, नियुक्त किए गए थे। मैं आपको यहाँ एक बात बता दूं, जो ये अफगान है, जो ये अफगानी है, इनका जो महत्व है वो नासरुद्दीन महमूद के समय में ही पहली बार प्रकट हुआ है। उससे पहले इनका कोई महत्व नहीं था। तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि जो अफगानी लोग थे उनका जो महत्व है, यह उनका जो महत्वपूर्ण स्थान है वो कब प्रकट होता है, तो वो नासरुद्दीन महमूद के समय में प्रकट होता है, ना कि बलबन के समय में। याद रखना इसको। तो अफगानियों का महत्व नासरुद्दीन महमूद के समय में क्या हुआ, प्रकट हुआ। इस तरह से ये क्या करता है, मेवातियों का क्या करता है, दमन करता है। जो वहाँ जंगल होते हैं, वन होते हैं, उनको कटवा देता है और मेवातियों को बहुत ही भयंकर दंड देता है, नरसंहार वहाँ पर ये करता है। इसके बाद आता है गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र। गंगा और यमुना के बीच का जो मैदान होता है उसको दोआब बोला जाता है। इसी को, गंगा और यमुना के बीच के मैदान को ही दोआब नहीं बोला जाता, दो नदियों के बीच का जो स्थान होता है उसी को दोआब बोला जाता है। तो गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है वो बहुत ही कैसा था, उपजाऊ क्षेत्र था। आज भी उपजाऊ क्षेत्र है, तब भी उपजाऊ क्षेत्र था। और ये जो है अमीर इक्तेदारों को दिया हुआ था, यानी कि अमीर लोगों को, जो पैसे धन वाले हैं, उन्हीं लोगों को ये क्षेत्र दिया हुआ था। अमीर इक्तेदारों को ये क्षेत्र क्या किया था, प्रदान किया गया था। तो ये जो बलबन है यहाँ पर विद्रोह होता है दोआब के क्षेत्र में, तो उसका ये दमन करता है, उसको ये जीत लेता है। तो इस तरह से दोआब की जनता जो है अधीनता मानने पर क्या हो जाती है, मजबूर हो जाती है। बलबन की अधीनता मानने पर क्या हो जाती है, मजबूर हो जाती है। ये इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है, इसको याद रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद आता है अवध का दमन। देखो, अवध का दमन महत्वपूर्ण है। अवध का दमन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो अवध क्षेत्र है, अवध के क्षेत्र के दूसरी तरफ, दक्षिण की तरफ जब ये व्यापार करता है बलबन, तो ये अवधवासी इसको व्यापार नहीं करने देते। इसी व्यापार की वजह से ये अवध के विद्रोह को दबाता है, या अवध पर क्या करता है, आक्रमण करता है और उनका दमन करता है। तो यहीं पर इसका नेतृत्व बलबन स्वयं करता था। इससे पहले जो दमन हुए थे उनका नेतृत्व स्वयं नहीं करता था, अपने मुख्य सेनापति को ये भेजता था। लेकिन अवध का जो नेतृत्व है ये स्वयं करता है। और अवध क्षेत्र में 4 स्थान हैं, इनको याद रखना, भोजपुर, पटियाली, कंपाली, जलाली। भोजपुर, पटियाली, कंपाली, जलाली, ये याद हो जाएंगे। भोजपुर, पटियाली, कंपाली, जलाली, ये 4 स्थान हैं जहाँ पर बलबन ने चौकियाँ बनवाई थी और यहाँ पर अपने सैनिकों को नियुक्त किया था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, अवध का वो कौन सी जगह है जहाँ पर इसने क्या बनवाई थी, चौकियाँ बनवाई थी।
तो भोजपुर, पटियाली, कंपाली और जलाली 4 स्थान ये है। इसके बाद आता है कटिहारों का दमन। ये जो कटिहार है, कटिहार एक जाति है। जो ये कटिहार है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा है और मध्य प्रदेश का जो उत्तरी हिस्सा है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। इसी में कटहर नामक जाति थी जिनका बलबन ने क्या किया था, दमन किया था। ये कटहर भी जो थे सुल्तान को नहीं मानते थे, सुल्तान की अवहेलना करते थे, सुल्तान की आज्ञा का पालन नहीं करते थे और इसी वजह से इनको क्या दिया गया, दंड दिया गया। बदायूं में अमरोहा का जो क्षेत्र है, बदायूं और अमरोहा का जो क्षेत्र है वो मुख्य रूप से कटिहारों का क्षेत्र था। कहते हैं कि यहाँ पर बलबन ने नरसंहार करवाया था और यहाँ के जो लोग थे उनको तख्ते बिछा करके उन पर कीलें गाड़ी गई और तब उन पर आदमियों को या लोगों को क्या किया गया, लेटाया गया और उनकी दर्दनाक मृत्यु की गई और उनकी लाशों को, उनकी जो लाश थी, लाशों को उठा करके हर गांव के चौराहे पर फेंका गया, हर गांव के चौराहे पर फेंका गया। कहा जाता है कि इनकी जो गंध थी वो गंगा तक पहुंची थी, इनकी जो गंध थी वो कहाँ तक पहुंची थी, गंगा तक पहुंची थी। लाशों की दुर्गंध गंगा नदी तक पहुंच गई थी और ये जो कटहर थे, ये जो कटिहार थे इतने भयभीत हो गए थे, इतने भयभीत हो गए थे कि खिलजी वंश तक इन्होंने सर उठाकर नहीं देखा। जब खिलजी वंश की स्थापना हुई थी तब तक इन्होंने सर उठाकर नहीं देखा, इसलिए ये भयभीत हो गए। कटिहारों ने खिलजी वंश की स्थापना के बाद था, कटिहारों ने सिर नहीं उठाया था, इसलिए ये भयभीत हो गए थे। इसके बाद आता है तुगरिल खां का विद्रोह। ये तुगरिल खां का जो विद्रोह है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह है। देखो तुगरिल खां जो थे ये बंगाल के सूबेदार थे, ठीक है, या गवर्नर थे, लेकिन इनसे पहले अरसला का जो पुत्र है, जो अरसला खां है उसका जो पुत्र था तातर खां, वो यहाँ का राज्यपाल था, वो यहाँ का क्या था, राज्यपाल था और इसके बाद तुगरिल खां यहाँ का राज्यपाल बना, ठीक है। लेकिन ये जो तुगरिल खां था ये बलबन का दास था, ये क्या था, बलबन का दास था। और दिल्ली सल्तनत में ये पहला वाकया है जब किसी दास ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया है। याद रखना, किसी दास का ये पहला वाकया है जब उसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो ये क्या होता है, 1279 ईस्वी में सुल्तान मगीसुद्दीन की उपाधि धारण कर विद्रोह करता है। ये जो तुगरिल खां है बलबन के खिलाफ क्या करता है, विद्रोह करता है। कौन सी उपाधि धारण करता है, मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण करता है। कौन सी उपाधि धारण करता है, मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुगीसुद्दीन की उपाधि किसकी थी या किसने धारण की थी, तो ये तुगरिल खां की थी, जो बंगाल का नवाब नहीं कह सकते, लेकिन उस समय क्या था, ये सूबेदार था। क्या था, ये बंगाल का सूबेदार था और इसकी जो राजधानी थी वो लखनऊ थी। क्या थी, लखनऊ थी। तो जब ये जो है जब ये विद्रोह करता है तो पहला अभियान भेजता है बलबन। किसके नेतृत्व में भेजता है, अमीन खां के नेतृत्व में पहला अभियान भेजता है, जो अवध का सूबेदार है अमीन खां। लेकिन ये अमीन खां इससे पराजित होकर वापस लौट आता है और इससे जो है बलबन क्रोधित हो जाता है और इसकी क्या कर देता है, अमीन खां की हत्या कर देता है, वध इसका कर देता है। फिर जो दूसरा अभियान है, दूसरा अभियान ये बहादुर के नेतृत्व में भेजता है। किसके नेतृत्व में भेजता है, बहादुर के नेतृत्व में भेजता है और बहादुर भी जो है पराजित होकर के आ जाता है। बलबन इसे भी मृत्युदंड देता है, लेकिन अपने किसी एक दोस्त के कहने पर इसको जो है वरदान दे देता है, जीवित छोड़ देता है। जब इसको जीवित छोड़ देता है बहादुर को, तो वो इसको जो है अपने राज्य से निष्कासित कर देता है। दंड तो नहीं देता, लेकिन अपने राज्य से क्या कर देता है, निष्कासित कर देता है। तो जब ये दोनों अभियान सब असफल हो जाते हैं बलबन के, तो फिर बलबन जो है बहुत ही क्रोधित हो जाता है और बहुत ही चिंतित रहता है।
तो इसके बाद जब तीसरा अभियान ये करता है तो उस अभियान का नेतृत्व ये खुद करता है। जब ये इस अभियान का नेतृत्व खुद करता है तो उस वो समय है 1280 में स्वयं बंगाल की ओर बढ़ा। स्वयं किसकी ओर बढ़ा? बंगाल की ओर। और बंगाल की ओर जब ये बढ़ता है, चलता है युद्ध के लिए, तो अपने पुत्र बुगरा खां को भी साथ लेकर के चलता है। बुगरा खां के साथ ही चलता है। तुगरिल खां लखनऊ की छोड़कर जाजनगर भाग जाता है। तुगरिल खां कहाँ भाग जाता है? जाजनगर भाग जाता है। ये जो जाजनगर है ये आज के बांग्लादेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आज के बांग्लादेश में, तब के बंगाल में पड़ता था। ठीक है। तो ये जब ये भाग जाता है तुगरिल खां, तो तुगरिल खां भागते भागते किसी वन में चला जाता है, जंगलों में ये चला जाता है। तो ये जो बलबन है इसका पीछा करते करते जो है पीछा कर रहा होता है, लेकिन इसको नहीं मिलता तो ये वापस लौट आता है। कहते हैं कि इसी समय बलबन का जो एक सेनापति था जिसका नाम अली था। क्या नाम था? इसकी सेना का एक सेनापति था जिसका नाम अली था। ये तुगरिल खां का पीछा करता है और भागते भागते तुगरिल खां को एक कुल्हाड़ी मारता है। फेंक करके क्या मारता है? एक कुल्हाड़ी मारता है जो तुगरिल खां के सिर में लग जाती है और तुगरिल खां की वहाँ पे क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसी को लेकर के जब बलबन को पता लगता है कि ये तुगरिल खां मर चुका है, और तुगरिल खां को किसने मारा? अली ने मारा है, तो ये अली को एक उपाधि देता है, एक टाइटल देता है, तुगरिल कुश की उपाधि इसको देता है। अली ने तुगरिल का वध किया तथा तुगरिल कुश की उपाधि ली, धारण की। तो कौन सी उपाधि धारण करता है? तुगरिल कुश की। तुगरिल कुश की उपाधि कौन धारण करता है? अली नामक व्यक्ति। तुगरिल माने होता है तुगरिल और कुश माने होता है वध करने वाला, यानी कि तुगरिल का वध करने वाला इसको कहा गया। जहाँ पर इसी के साथ में जब ये विद्रोह इसका क्या हो गया? समाप्त हो जाते हैं। विद्रोह क्या हो गए? समाप्त हो गए। इन विद्रोह में ये एक नीति अपनाता है। इन विद्रोह में ये एक नीति अपनाता है जिसे कहते हैं लौह एवं रक्त की नीति। क्या बोलते हैं? लौह एवं रक्त की नीति। इसका मतलब ये होता है कि अपना जो दुश्मन है उस पर निर्मम निर्दय होकर क्या करो? वार करो। तलवार से क्या करो? वार करो, निर्मम निर्दयी होकर के, लोहे की बनी तलवार से, ठीक है, लोहे की तरह वार करो और उनका खून बहाओ। तलवार से वार करना और खून बहाना, निर्मम हत्या करना ही क्या कहलाया? लौह एवं रक्त की नीति। ये पालन इसने किया था। और लौह एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला पहला जो सुल्तान था, कौन था? बलबन ही था। तो ये थी इसकी लौह एवं रक्त की नीति। अपने विद्रोहियों को समाप्त करने के लिए इसने ये अपनाई थी। इसके बाद आता है बलबन के प्रशासनिक सुधार। बलबन ने जो है प्रशासन को चलाने के लिए क्या क्या इसने सुधार किए हैं, ठीक है, एक बार उनको देख लेते हैं। तो बलबन ने जो है प्रशासनिक सुधार चलाने के लिए सेना का गठन किया है, गुप्त विभाग का गठन किया है और मंगोल समस्या तथा पश्चिम उत्तर प्रांत की समस्या को इसने क्या किया है? हल किया है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि ये सेना का गठन करता है तो क्या क्या इसमें बातें हैं। सदैव तत्पर सेना रखने की शुरुआत। ये पहला सुल्तान है जो सदैव तत्पर, जो सेना सदैव तत्पर रहती है, उसको सेना की बनाने की जरूरत नहीं रहती। ये सेना जो है हमेशा किसके पास रहती है? सुल्तान के साथ रहती है, सुल्तान के पास रहती है। तो ये सेना कैसी हो? अस्थाई सेना हो। तो अस्थाई सेना का जो गठन किया था पहली बार किसने किया था? बलबन ने ही किया था। और इस सेना के लिए एक विभाग की स्थापना की थी जिसे क्या बोलते हैं? दीवान-ए आरिज विभाग। क्या बोलते हैं? दीवान-ए आरिज विभाग, यानी कि सैन्य विभाग की इसने स्थापना की थी। और इस विभाग का जो अधिकारी था वो कौन बना था? इमादुल मुल्क इसका अधिकारी बना था। और बलबन ने इसको रावते अर्ज की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? रावते अर्ज की उपाधि। ध्यान रखना,
आपसे पूछ सकते हैं रावते अर्ज की उपाधि किसको दी गई थी? इमादुल मुल्क को दी गई थी, जो दीवाने अर्ज का क्या था? जो दीवाने अर्ज या आरिज का क्या था? अर्ज या आरिज बोलते हैं, अर्ज या आरिज विभाग का क्या था? अध्यक्ष था। इसके बाद ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई। देखो, जो इख्तियार होते थे, जिनको भूमि मिली हुई थी, और भूमि का जो अधिकारी होता था या प्रांत का जो अधिकारी होता था, उनको इख्तियार कहा जाता था। और इख्तियार जो थे वे भ्रष्ट होने लगे थे, भ्रष्टाचार में फैल गया था। तो उनकी निगरानी के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। उनकी निगरानी के लिए किसकी नियुक्ति की थी? ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति बलबन ने की थी, इख्तियारों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। योग्य व सक्षम व्यक्तियों को सेना में भर्ती किया गया। जो योग्य थे, सक्षम थे, निपुण थे, उन्हीं को क्या किया गया? सेना में भर्ती किया गया। और इसमें नौजवान सैनिकों की भर्ती होती थी। किसकी होती थी? नौजवान सैनिकों की भर्ती होती थी। सेना को नगद वेतन की व्यवस्था दी। सेना को नगद वेतन भी दिया गया। कैसा वेतन दिया गया? नगद वेतन दिया गया। सेना का केंद्रीयकरण भी किया गया। सेना का क्या किया गया? केंद्रीयकरण किया गया, क्योंकि सेना जो है बिखरी हुई नहीं थी, सेना का केंद्रीयकरण किया गया था, जो सुल्तान के अनुसार चलती थी। इसके बाद आता है गुप्त विभाग। ठीक है, इसके बाद गुप्त विभाग, जैसे आज का आईबी। ठीक है, जो ये गुप्त विभाग है, आईबी सीबीआई हो गया आपका। आज का जो सीबीआई है, आईबी है, ये क्या है? गुप्त विभाग है। और पहले क्या था? ये पहले गुप्त विभाग था, लेकिन इसको गुप्त विभाग को किसी और नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था अभी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो गुप्त विभाग था, इसकी स्थापना क्यों की गई? जो सामंत थे, सामंतों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इसकी स्थापना की गई। सामंत वे होते हैं जो जमीन के बड़े अधिकारी होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? सामंत कहलाते हैं। तो बरीद ए मुमालिक की स्थापना की गई। एक विभाग है गुप्तचर का विभाग, जिसको क्या बोलते हैं? बरीद ए मुमालिक। इसकी स्थापना की गई। और इसका जो गुप्तचर विभाग का अधिकारी होता था, उसको क्या बोलते थे? बरीद बोला जाता था। क्या बोला जाता था? बरीद बोला जाता था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बरीद ए मुमालिक की स्थापना किसने की थी, या गुप्तचर विभाग की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? बलबन ने की थी। इसके बाद आता है मंगोल समस्या तथा पश्चिमोत्तर प्रांत की समस्या। देखो, पहला जो मंगोली आक्रमण था वो इल्तुतमिश के समय में हुआ था, और उसके बाद आक्रमण पे आक्रमण होते चले गए। मंगोल आक्रमण जो है बलबन के समय में भी हुआ था। जब बलबन के समय में मंगोल आक्रमण हुआ था, तो उस समय ये मंगोलों को रोकने के लिए उपाय सोचने लगा और अपने साम्राज्य के विस्तार को नहीं बढ़ा पाया। मंगोलों के आक्रमण की वजह से ये अपने साम्राज्य के विस्तार को नहीं बढ़ा पाया था बलबन। दिल्ली सल्तनत का ये पहला व्यक्ति था जिसने मंगोल आक्रमण के खिलाफ सुव्यवस्थित तरीके से, कूटनीतिक तरीके से काम किया था। ये पहला सुल्तान था ऐसा। इसने क्या किया था? मंगोलों को रोकने के लिए बलबन पहला शासक था जिसने किले बनवाने पर ध्यान दिया। कैसे? किले बनवाने पर क्या किया? इसने ध्यान दिया। इसने किले बनवाए जिससे मंगोलों के आक्रमण को रोका जा सके। और ये पहला काम इसने लाहौर में किया था 1270 ईस्वी में। 1270 ईस्वी में क्या बनाया था? लाहौर में इसने किले बनवाया था। सीमाओं पर जो सीमा थी पश्चिमोत्तर प्रांत की जो सीमा थी, उस पर योग्य व साहसी सरदार नियुक्त किए गए। कैसे? साहसी और योग्य सरदार नियुक्त किए गए, जिनमें से एक नाम था शेर खां संकर। जो इसका चचेरा भाई था शेर खां, उसका पूरा नाम है शेर खां संकर। ये प्रमुख व्यक्ति था।
लेकिन दुर्भाग्य से ये बलबन का क्या बन जाता है, शत्रु बन जाता है। और 1272 ईस्वी में शेर खां की मृत्यु हो जाती है। इसको जहर देकर इसकी हत्या ये करवा देता है। और बलबन लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर। देखो लाहौर जो क्षेत्र था वो काफ़ी बड़ा, वो जो पंजाब प्रांत था वो काफ़ी बड़ा क्षेत्र था। उसको दो भागों में बांटा गया। एक भाग इसने अपने बड़े पुत्र शहजादा मोहम्मद को दिया और दूसरा भाग इसने अपने छोटे पुत्र बुगरा खां को दिया। तो जो शहजादा को दिया इसने, वो दिया है लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर। लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर की सूबेदारी किसको दी थी, शहजादा मोहम्मद को दी थी। सुमन, समान और उच्च जो पंजाब क्षेत्र में ही पड़ते हैं, इनकी सूबेदारी किसको दी थी, बुगरा खां को इसने दी थी। जब मंगोल आक्रमण करते हैं तो उस समय मंगोल का जो नेता होता है उसका नाम है तिमूर। क्या नाम है, तिमूर। तैमूर नहीं है, याद रखना, तैमूर नहीं है, तिमूर है। जो तिमूर है, तिमूर के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण होता है। और इसी आक्रमण में कहा जाता है, इसी आक्रमण में जो बलबन है, बलबन का जो ज्येष्ठ पुत्र है शहजादा मोहम्मद, उसकी हत्या हो जाती है। उसकी क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। और उसको शहीद आजम की उपाधि ये देता है बलबन। शहजादा मारा गया है। अमीर खुसरो इसमें क्या हो जाता है, बंदी बना लिया जाता है। अमीर खुसरो बंदी बना लिया जाता है, बाद में छोड़ दिया जाता है। शहजादा शहीद आजम, इस शहीद आजम जो है इसको उपाधि दी जाती है शहजादा को। खुसरो व हसन ने शहजादा के संरक्षण, देखो ये जो शहजादा मोहम्मद था, ये जो शहजादा मोहम्मद था ये बड़ा ही पढ़ा लिखा था, योग्य और साहसी सेनापति था। ये जो है बलबन जो है अपना उत्तराधिकारी इसी को नियुक्त करता है। लेकिन कहते हैं कि जब ये इसमें मारा जाता है युद्ध में, तो बलबन पूरी तरह से टूट जाता है। बलबन क्या हो जाता है, पूरी तरह से टूट जाता है अपने पुत्र के हत्या पर या मृत्यु पर। इसको बहुत ही गहरा धक्का पहुंचता है, बहुत ही दुख होता है। ठीक है, तो ये जो शहजादा मोहम्मद है ये साहित्यकारों को भी संरक्षण देता था। और दो साहित्यकार थे, अमीर खुसरो और अमीर हसन, जिन्होंने शहजादा मोहम्मद के संरक्षण में ही अपने साहित्य की क्या की थी, रचना की थी। तो देखो आपसे पूछ सकता है कि अमीर खुसरो और अमीर हसन ने अपने साहित्य की रचना किसके समय में की थी, समय तो बलबन का था, लेकिन किसके संरक्षण में की थी, संरक्षण में किसके की थी, शहजादा मोहम्मद के। तो इन बातों को बारीकी से समझिए। अगर शासनकाल या समय की बात पूछ ली जाए तो आप कहना कि बलबन के समय में, और अगर संरक्षण की बात कह दी जाए तो कहना शहजादा मोहम्मद के संरक्षण में इन्होंने अपने साहित्य जीवन को क्या किया था, प्रारंभ किया था। मंगोल आक्रमण के कारण बलबन अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर सका। मंगोल आक्रमण के कारण ये अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर सका। तो इसी के साथ में 1287 ईस्वी में ये जो बलबन है इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद जो शासक बनता है, जो राजा बनता है, वो शहजादा मोहम्मद का पुत्र कैकुबाद बनता है। क्या बनता है, कैकुबाद। शहजादा मोहम्मद का पुत्र कैकुबाद क्या बनता है, शासक बनता है। और ये 1287 से लेकर के 1290 तक शासन करता है। इसके बाद कैकुबाद का पुत्र होता है कैमुअर्स। क्या होता है, कैमुअर्स। कैमुअर्स जो है क्यूमर्स शासक बनता है। ये 1290 में शासक बनता है। और ये जो है किशोरावस्था में ही, नवजात की अवस्था में, 3 से 5 साल की अवस्था में ये शासक बनता है। बहुत ही छोटा सा शासक बना दिया जाता है, क्योंकि इसके अलावा कोई और शासक बनने के लायक था ही नहीं। तो ये शासक बनता है। तो इस समय बागडोर आ जाती है। इसका एक सेनापति होता है जिसका नाम है जलालुद्दीन।
तो जलालुद्दीन के हाथ में ही वो बागडोर आ जाती है दिल्ली सल्तनत की। तो जलालुद्दीन मौका पाकर के इसकी कैमर्स की क्या कर देता है, इस कैमर्स की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद 1290 ईस्वी में एक नए वंश की स्थापना करता है, जिस वंश का नाम है खिलजी वंश। तो जलालुद्दीन खिलजी ही, जो जलालुद्दीन खिलजी है वही इसकी हत्या करता है। और इसकी सेना में, कैमर्स की सेना में क्या होता है, वो एक सेनापति होता है। तो ये इतिहास था बलबन का, एक निरंकुशकारी शासक का, एक खूनी तानाशाही का, दिल्ली के पहले खूंखार सुल्तान का। दिल्ली का पहला निरंकुश शासक कौन था, बलबन था। और दिल्ली सल्तनत का दूसरा और सबसे खूंखार और सबसे निरंकुश शासक था अलाउद्दीन खिलजी, जिसके बारे में हम अब आगे पढ़ेंगे। तो ये था गुलाम वंश का इतिहास, जो यहाँ पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। देखो बलबन के बाद में जो दो सुल्तान आते हैं उनके बारे में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि बलबन के बाद कौन सुल्तान बना और इसका आखिरी सुल्तान कौन था गुलाम वंश का। गुलाम वंश का जो आखिरी सुल्तान था उसकी हत्या किसने की थी, बस यही तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट।